प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फ्रांस की न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। और न्याय व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की शासन की रीढ़ होती है कि उस देश के नागरिकों को कितना न्याय मिल पाता है, ये देखना। और न्याय व्यवस्था हर देश के महत्वपूर्ण जो है अंग होता है, न्यायपालिका। तो हम आज फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि हम देखें तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके पूर्व में वहाँ कोई व्यवस्थित संगठित न्याय व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। न्याय प्रशासन जो है राजाओं की आज्ञप्तियों, अध्यादेशों तथा राजगों आदि पर निर्भर करता था। एक क्रमबद्ध, संगठित और संपूर्ण देश में एक रूपता की विशेषता से युक्त न्याय प्रशासन का वहाँ पर अभाव था। कानूनी क्षेत्र में इतनी विभिन्नता पाई जाती थी कि उसे न्यायिक एवं कानूनी अव्यवस्था कहा जा सकता था। इसी अव्यवस्था को की ओर संकेत करते हुए प्रसिद्ध विचारक वाल्टेयर ने कहा था कि देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाले यात्री को जितनी बार घोड़ा बदलना पड़ता था, उससे अधिक प्रकार के कानूनों को बदलना होता था। फ्रेंच राज्य क्रांति ने न्याय व्यवस्था को और अधिक तहस नहस करके बिखराव की ओर धकेल दिया था। राज्य क्रांति के बाद फ्रांस की न्याय व्यवस्था एवं विधि पद्धति में सुधार के अनेक प्रयास किए गए थे, लेकिन ये सारे अल्पकालीन एवं खंड खंड रूप वाले थे। उनमें समग्रता का अभाव था। संक्षेप में हम देखें तो फ्रांस की जो न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था के विकास में रोम की वैधानिक पद्धति, फ्रांस की प्राचीन सामंतवादी व्यवस्था, फ्रांसीसी राजाओं द्वारा निर्मित विधियाँ, 1789 ईस्वी की राज्य क्रांति तथा नेपोलियन संहिता को महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन इस सब में नेपोलियन का प्रभाव अमिट रहा। उसी ने प्रथम बार फ्रांसीसी विधियों को कोडिफाई किया और वही कोडिफिकेशन आज तक कतिपय परिवर्तनों के साथ चला आ रहा है। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो फ्रांस की न्याय एवं विधि व्यवस्था ब्रिटिश एवं अमेरिकी न्याय व्यवस्था से काफ़ी भिन्न है। उसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है लिखित विधियाँ। 2 प्रकार के न्यायालय, संविधिक विधियाँ, प्रशासकीय अंग। इधर से न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव। तो सबसे पहले हम देखें तो लिखित विधियाँ। तो फ्रांस में जो कानून है पूर्णतः लिखित है। इंग्लैंड में भी विधियों का अधिकांश भाग लिखित है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण भाग, जिसे सामान्य कानून कहते हैं, अलिखित है। इंग्लैंड की भांति फ्रांस में कॉमन लॉ जैसी कोई विधि या कानून नहीं है, अपितु फ्रांस में एक ऐसी भी विधि नहीं है जो संहिताबद्ध न हो। दूसरा है 2 प्रकार के न्यायालय। तो फ्रांस में 2 प्रकार के न्यायालय हैं, एक तो प्रशासकीय न्यायालय, दूसरे सामान्य न्यायालय। तीसरा है संविधिक विधि। फ्रांस में अधिकांश विधियाँ जो है वहाँ की व्यवस्थापिका या अन्य किसी संगठित सभा द्वारा निर्मित की गई हैं। रूढ़ियों और प्रथाओं का उनमें कहीं कहीं और बहुत कम समावेश हुआ है। वहाँ न्यायाधीश निर्मित विधियों का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रत्येक न्यायालय अपना निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है। वहाँ न्यायालय पूर्वकालीन दृष्टांतों से बाध्य नहीं होते। अगला है प्रशासकीय अंग। तो अमेरिका और भारत में न्यायपालिका प्रशासन से स्वतंत्र रहते हैं, जबकि फ्रांसीसी न्यायपालिका को मूल रूप से प्रशासकीय अंग माना जाता है। इस संबंध में मुनरो ने कहा भी है कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से भिन्न शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप में मानने की आदत फ्रेंच जनता में नहीं है। अगला है इसके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रणाली है अन्य देशों से अलग है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति उच्च न्यायिक परिषद द्वारा होती है। इसके विपरीत अमेरिका में, इंग्लैंड, भारत और आदि देशों में प्राय सुविख्यात एवं उच्च कोटि के वकीलों को न्यायाधीश बनाया जाता है। अगला है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव। तो भारत और अमेरिका में आपको पता ही है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। फ्रांस में चूंकि न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है, अतः उसे व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
यह कार्य एक अन्य संस्था को सौंपा गया है जिसे हम संवैधानिक परिषद के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं फ्रांस की न्यायपालिका का गठन। फ्रांस की जो न्यायपालिका का है उस गठन है वो वहाँ पर फ्रांस में 2 प्रकार के न्यायपालिका जो है 2 भागों में बटी हुई है, सामान्य न्यायालय तथा प्रशासकीय न्यायालय। पहले हम देखें सामान्य न्यायालय। तो सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत कितने न्यायालय आते हैं? शांति न्यायालय, प्राथमिक न्यायालय, असाइज न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, सर्वोच्च या विराम न्यायालय। इसी प्रकार से प्रशासकीय न्यायालयों के अंतर्गत 2 संस्थाएं हैं, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। तो सबसे हम पहले देखते हैं सामान्य न्यायालय क्या है और इनका जो कार्यक्षेत्र है या इनका जो कार्य विस्तार है वो कहाँ तक है। तो सबसे पहले सामान्य न्यायालय का जो अधिक्रम पृथक होता है। सामान्य न्यायालय गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय करते हैं। सामान्य न्यायालय निम्नांकित प्रकार से गठित किए जाते हैं। जैसे पहला है शांति न्यायालय। यह इस श्रेणी का निम्नतम न्यायालय है। शांति न्यायालय के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये न्यायालय क्षेत्रीय आधार पर संगठित होते हैं। बड़े बड़े नगरों में इस प्रकार के कई न्यायालय होते हैं। ऐसे प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति जो है न्याय मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा होती है। संपूर्ण देश में 3000 से ऊपर शांति न्यायालय हैं जहां छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों तथा 3000 फ्रैंक तक के दीवानी के मामलों की सुनवाई होती है। 1000 फ्रैंक तक के मामलों में इन न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। परंतु इंग्लैंड के समान फ्रांस के शांति न्यायालय का उद्देश्य भी शांतिप्रिय समझौता कराना है, दंड देना नहीं। अगला है प्राथमिक न्यायालय। तो शांति न्यायालयों के ऊपर जो है प्राथमिक न्यायालय होते हैं। प्रत्येक जिले में इस प्रकार का एक न्यायालय अनिवार्य होता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार है आरंभिक और अपीलीय दोनों होता है तथा ये दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं। 3000 फ्रैंक से अधिक के दीवानी मामलों में इन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। जहाँ तक अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, यहाँ शांति न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनी जाती हैं। तो इस प्रकार से शांति न्यायालय के निर्णय जो दिए गए हैं जिनसे व्यक्ति असंतुष्ट है वो प्राथमिक न्यायालयों में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक न्यायालयों को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अगला है असाइज न्यायालय। तो जिला स्तर पर केवल फौजदारी के गंभीर मुकदमों की सुनवाई के लिए विस्तृत अधिकारों से सुसज्जित कोर्ट ऑफ असाइज होते हैं जिन्हें दंड देने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। प्राथमिक न्यायालयों से आई फौजदारी की अपीलों की सुनवाई भी यहाँ होती है। ये न्यायालय स्थायी न होकर भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए इनको कोर्ट ऑफ असाइज कहा जाता है। इस न्यायालयों में एक न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय का बैठता है और एक स्थानीय प्राथमिक न्यायालय का। यहाँ जूरी की सहायता से निर्णय दिया जाता है। अगला है अपीलीय न्यायालय। तो प्राथमिक न्यायालयों के ऊपर अपीलीय न्यायालय होते हैं जिनकी कुल संख्या 30 है। ऐसे एक न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1 से लेकर 7 प्रांतों तक विस्तृत रहता है। प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में 3 विभाग होते हैं जिन्हें दीवानी, फौजदारी और अभ्यारोपण विभाग कहा जाता है। प्रत्येक विभाग में 5 न्यायाधीश होते हैं। अभ्यारोपण विभाग इस बात का निर्णय करता है कि अभियुक्त पर दोषारोपण किया जाए अथवा नहीं। ये न्यायालय जो है तथ्यों तथा कानूनी पक्षों दोनों पर विचार करते हैं। तथ्यों पर इनके निर्णय अंतिम होते हैं, लेकिन वैधानिक अंशों पर पुनः अपील की जा सकती है। अगला है इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय। तो सामान्य न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर कोर्ट ऑफ कैसेशन होता है जो एक प्रकार से फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 विभागाध्यक्ष तथा 45 अन्य न्यायाधीश हैं। इसके अतिरिक्त एक जनरल प्रोक्यूरर और अनेक सहायक होते हैं। इस न्यायालय में 3 विभाग होते हैं, एक तो याचिका विभाग, दीवानी विभाग और दंड विभाग। जो याचिका विभाग है प्रारंभिक रूप से अपीलों पर यह विचार करता है कि वे न्यायालय में विचार करने योग्य हैं अथवा नहीं। दीवानी विभाग उन दीवानी मामलों में का अंतिम अपील सुनता है जिन्हें याचिका विभाग स्वीकार करता है।
इसी प्रकार दंड विभाग समस्त फौजदारी के मुकदमों की अपीलों पर निर्णय देता है। तो यह है सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले न्यायालय: शांति न्यायालय, प्राथमिक न्यायालय, असाइस, अपीलीय, सर्वोच्च या विराम न्यायालय। अब हम देखते हैं प्रशासकीय न्यायालय। तो जो प्रशासकीय न्यायालय हैं, सरकारी कर्मचारियों के अपराधों से संबंधित मुकदमों का निर्णय करते हैं और ये भिन्न प्रकार की विधियों को लागू करते हैं, जिन्हें प्रशासनिक कानून कहते हैं। प्रशासनिक कानून ऐसे नियमों का संग्रह है जो सामान्य नागरिकों के प्रति शासकीय अधिकारों के संबंधों को विनियमित करता है। इसी प्रकार से जो प्रशासकीय न्यायालय में केवल 2 श्रेणियां होती हैं, एक तो प्रादेशिक परिषद और दूसरा है राज्य परिषद। तो जो प्रादेशिक परिषद है, प्रशासकीय न्यायालय में निम्नतर स्तर पर प्रादेशिक परिषद होती है। फ्रांस में इस प्रकार की 23 परिषदें हैं। ये परिषदें निर्धारण संबंधी विवादों, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वाचन और ठेका भंग आदि प्रश्नों पर निर्णय देती हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध राज्य परिषद जो कि उच्चतम न्यायालय है, में अपील की जा सकती है। दूसरा है राज्य परिषद। तो राज्य परिषद फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय है। ये पेरिस में स्थित है और इसके कई विभाग हैं। इसका अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है, जिसके अधीन एक उपाध्यक्ष तथा 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। इस परिषद में 149 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति न्याय मंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्यतः विधि और प्रशासनिक कार्य में दक्ष उच्च सरकारी अधिकारियों को ही इसमें नियुक्त किया जाता है। यह परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है और मंत्रिपरिषद को उसके द्वारा जारी की गई आपत्तियों और आदेशों के संबंध में परामर्श देती है। इसकी जो कार्यप्रणाली है, वर्किंग ऑफ प्रोसेस है, बहुत सरल है। इसका उद्देश्य शीघ्रता से न्याय प्रदान करना है। कोई भी नागरिक स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप में या डाक से अपनी शिकायत भेज सकता है। 2 महीने के अंदर संबंधित कर्मचारी को सूचना दी जाती है और 2 सप्ताह के अंदर अपनी सफाई देनी होती है। राज्य परिषद प्रशासनिक अधिकारियों से जनता के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक न्यायालयों के अंदर एक तो प्रादेशिक परिषद और दूसरा राज्य परिषद होती है। अब हम देखते हैं 5वें गणतंत्र में संविधान में उच्च न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो 5वें गणतंत्र के संविधान में उच्च न्याय व्यवस्था से संबंधित निम्नांकित न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। पहला है न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद, न्याय का उच्च न्यायालय और संवैधानिक परिषद। तो सबसे पहले न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद। 5वें गणतंत्र के संविधान की 65वीं धारा में न्यायाधिकार की इस सर्वोच्च परिषद की चर्चा की गई है। इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। गणतंत्र का राष्ट्रपति इस परिषद का अध्यक्ष तथा न्याय मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष का ये पद पदेन है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही परिषद की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त बाकी 9 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद का कार्य जो है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। अपने इस महत्वपूर्ण कार्य का संपादन परिषद न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा तथा अनुशासनात्मक मामलों में निर्णय लेकर करती है। अगला है इसके अंदर धारा 65 में इसके कतिपय कार्य इस प्रकार बतलाए गए हैं। तो न्यायाधिकार जो क्या क्या कार्य करता है, परिषद अपील के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करेगी। अपीली न्यायालयों के प्रथम अध्यक्षों की नियुक्ति परिषद द्वारा होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में न्यायमंत्री द्वारा प्रेषित सुझावों पर परिषद अपना परामर्श देगी और समाधान के मामलों में परिषद परामर्श देगी। न्यायाधीशों से संबंध सभी अनुशासनात्मक मामलों में परिषद निर्णय देगी। दूसरा है इसके अंदर न्याय का उच्च न्यायालय। तो संविधान के अध्याय 9 में न्याय के उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। यह एक विशुद्ध राजनीतिक न्यायाधिकरण है। इसका कार्य राज्य के बड़े बड़े कर्मचारियों के बड़े बड़े अपराधों की जांच करना तथा निर्णय देना है। इस व्यवस्था की तुलना अन्य देशों की महाभियोग प्रणाली से की जा सकती है। उच्च न्यायालय के संगठन संबंधी अन्य नियम तथा ब्यौरों के एवं कार्य विधि का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसका निर्धारण
आंगिक विधि द्वारा होता है। संक्षेप में फ्रांस का उच्च न्यायालय वस्तुतः एक न्यायालय न होकर राजनीतिक न्यायालय है, न्यायिक न्यायालय न होकर राजनीतिक न्यायालय है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रपति एवं मंत्रियों पर आरोपित महाभियोग की सुनवाई करना है। धारा 68 के अनुसार राष्ट्रपति पर केवल देशद्रोह के अपराध पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। इस दोषारोपण को दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला है संविधानिक परिषद। तो पंचम गणतंत्र के संविधान में 7वें अध्याय में संविधानिक परिषद नाम से एक विलक्षण संस्था का प्रावधान है। इस परिषद में 2 प्रकार के सदस्य हैं, नामजद सदस्य और पदेन सदस्य। धारा 56 परिषद के गठन का उल्लेख करती है। उसके अनुसार परिषद के नामजद सदस्यों की संख्या 9 और 3 सदस्यों को गणतंत्र का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बाकी 6 सदस्यों में से 3 की नियुक्ति राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्षों द्वारा तथा 3 की सीनेट के अध्यक्षों द्वारा की जाती है। पदेन सदस्य के संबंध में संविधान में कहा गया है कि गणतंत्र के सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति परिषद के पदेन सदस्य होंगे। अब हम देखते हैं कि संवैधानिक परिषद जो है क्या कार्य करती है। तो संविधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचन की नियमितता को बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में परिषद शिकायतों का परीक्षण करती है तथा निर्णय की घोषणा करती है। सीनेट के सदस्यों तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचनों में नियमितता विषयक असहमति पर परिषद अपना निर्णय देती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किन्हीं विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए रख सकता है, किंतु जनमत संग्रह की अनियमितता को बनाए रखने का दायित्व संविधान परिषद को सौंपा गया है। इसी प्रकार से कार्य रूप में परिणत किए जाने से पूर्व सभी आंगिक कानूनों तथा संसदीय नियमों को संविधान परिषद के समक्ष आवश्यक रूप में प्रेषित किया जाता है। संविधान परिषद इनकी संवैधानिकता की जांच करती है। तो ये कार्य है इसका संवैधानिक परिषद का। इसी प्रकार से संसद द्वारा पारित कानूनों को भी संविधान परिषद के समक्ष उसकी संवैधानिकता के परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाता है। तो यह है पंचम गणतंत्र के संविधान में उच्च न्याय व्यवस्था। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो फ्रांस की न्याय व्यवस्था इंग्लिश चैनल के उस पार की ब्रिटिश पद्धति से मौलिक रूप से भिन्न है। इसका एकमात्र कारण है फ्रांस में कानून की दोहरी व्यवस्था, एक तो सामान्य कानून और दूसरा प्रशासकीय कानून। फ्रांस में उस भांति न्यायिक पुनरीक्षण की पद्धति का अभाव है जिसकी व्यवस्था जैसे अमेरिका और भारत में की गई है। वहाँ के प्रशासनिक न्यायालय निष्पक्ष और स्वतंत्र रहते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था फ्रांस की अद्भुत देन है। धन्यवाद।